सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से हम लोग राजनीतिक, सामाजिक विचारक और जाने माने और समर्पित राजनीति कर्मी, लेखक संपादक किशन पटनायक जी पर एकाग्र कर रहे हैं। और आज इस एकाग्र की 15वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ सुपरिचित सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर जी जुड़ी हुई हैं। कहना न होगा कि आज की यह कड़ी बेहद खास है और ये दोनों ही व्यक्तित्व भारतीय सामाजिक राजनीति और सक्रियता के क्षेत्र में किस तरह से अपने तई विभिन्न सक्रिय आंदोलनों में शामिल रहे हैं और कैसे इनका महत्व है, हम सभी इस बात को जानते हैं। आज मेधा पाटकर जी हमें किशन पटनायक जी की सजगता, सक्रियता और उनकी सोच पर कुछ संदर्भों के साथ, कुछ जरूरी प्रसंगों के साथ बतलाएंगी, कुछ बातें करेंगी। पूर्व में किशन पटनायक जी पर बोलने वालों में साहित्य, पत्रकारिता, राजनीति आदि से जुड़े कई लोग आए, जिनमें अरविंद मोहन, गंगा प्रसाद, प्रयाग शुक्ल, राजेंद्र राजन, नवीन, लिंगराज प्रधान, अफलातून, आनंद कुमार, योगेंद्र यादव, शर्मिला जालान, शिवदयाल, शिवानंद तिवारी, नंदकिशोर आचार्य जी जैसे लोग शामिल रहे। मित्रों, स्वयं मेधा पाटकर जी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक महत्व के कई मुद्दों पर लंबे समय से सक्रिय और आंदोलनरत रहती हैं और जब कई आंदोलनों को मिलाकर कुछ संयुक्त कार्यक्रम तय होते हैं, कुछ एक मंच बनाने की बात होती है, ऐसे में एकाधिक बार ये दोनों साथ भी आते हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक और वैकल्पिक राजनीति के जीवन में इन दोनों शख्सियतों का मिलना जुलना लगातार बना रहता है। ऐसे में हम बिल्कुल शुरुआत से ही मेधा पाटकर जी को सुनेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि मेधा पाटकर जी उनके बारे में क्या राय रखती हैं, उनसे मिलने से पहले उनके बारे में क्या सुन रखी थी। जी बहुत बहुत स्वागत मेधा जी, अभिवादन। और तमाम मित्रों की ओर से आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आपके पास समय कम ही होता है, तो यह समय रात्रि 9 बजे का यह समय हम लोगों को मिल पाया और अच्छा लगेगा आपको सुनना कि उनसे मिलने से पहले उनके बारे में क्या क्या चीजें आप सुन रखी थी और फिर किस तरह से व्यक्तिगत मुलाकात होती है। जी मेधा जी। ऐसे तो मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने किशन जी को याद करने का, और उनकी यादें एक जन आंदोलनकारी राजनीति की यादें हैं। उनको आज के परिप्रेक्ष्य में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, प्रेरणा के स्रोत मानते हैं और उस पर फिर से एक मंथन करने का मौका आपने दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। किशन जी के साथ मिलना पहले कब हुआ मुझे नहीं याद है, लेकिन याद है कि हम लोग मिलकर गए थे
पहले आंदोलन में वो था काशीपुर का आंदोलन। किशन जी का जन्म भी कलाहंडी में हुआ। तो ये कलाहंडी, बोलांगीर और कोरापुट, ये जो पूरा उड़ीसा का क्षेत्र है, जिसे पिछड़ा क्षेत्र मानते हैं। पिछड़ेपन की परिभाषा बहुत ही मजाक की बात हो गई है, लेकिन ये प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र। अगर गरीब होता, पिछड़ा होता, तो लूट वाले लूटने के लिए वहां क्यों आते हैं? लेकिन वो प्रकृति से धनी क्षेत्र, और वहां जो एल्यूमिनियम की फैक्ट्रीज आ रही थी, जिसके खिलाफ वहां के आदिवासी खड़े थे काशीपुर में, वहां हम लोग पहुंचे थे। और उड़ीसा के आदिवासियों की एक प्रकार की जिद, ताकत और एक अंदर से उभरी हुई आशा और विश्वास, जब वो संघर्ष पे उतरते थे, वो मैंने पहली बार वहां देखा था। और किशन जी साथ में थे, तो हम लोग बहुत ही समाजवादी विचारधारा के साथी होते हुए, किशन जी जैसे जो एक बहुत ही ऊंचे स्तर के विचारवंत थे, उनके हर शब्द में समाजवाद झलकता था। और समाजवाद पर भाषण तो बहुत होते हैं, पर धरातल की स्थिति को समाजवादी परिप्रेक्ष्य में देखना, उसका विश्लेषण करना, और वो किसके सामने रखना, केवल बुद्धिजीवियों के नहीं, अपने ही कन्वर्टेड और कन्विंस्ड लोगों के सामने बोलने की बात नहीं, पर जो सही में समाज की ताकत है, वो है होते हैं आंदोलनकारी समुदाय। और इनमें अर्थात सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला, सबसे ज्यादा सादगी से पर हिम्मत से लड़ने वाला समुदाय होता है आदिवासियों का। तो ये जो आदिवासी समुदाय के साथ वहाँ काशीपुर में मिलना जुलना हुआ, हमने रात गुजारी, और वहाँ की आदिवासी बहनें जो अपने गहने के साथ, पर सही में उनका गहना था उनकी हिम्मत, वो सब लेकर वहां पधारी थी। और एक बहुत ही युवा साथी जैसे था, वैसे ही बुजुर्ग साथी मिलकर नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे मंच पर किशन जी और हम जब पहुंचे थे, तो मुझे याद है कि किशन जी की जो एक भावनापूर्णता थी, जो उनके भाषण में ही नहीं, उनके लोगों के साथ के संवाद में भी व्यक्त होती हुई मैंने देखी थी। और तब से किशन जी मुझे बहुत ही भावुक लगे, और मैं भी भावुक हो गई उनके बारे में। और उसके बाद फिर किशन जी का संबंध अलग अलग संघर्षों में भी आया और निर्माण में भी आया। तो एक लंबी प्रक्रिया वहां से शुरू हो गई थी। और किशन जी का विकास की अवधारणा पर एक समविचार था हमारे साथ, और ऐसा वरिष्ठ मान्यवर समाजवादियों के बीच संवाद में तो आता था, लेकिन सक्रिय होकर कार्यक्रम में, संघर्ष में, आंदोलन में उसका झलकना, ये किशन जी के द्वारा ही हमने देखा। और इसलिए हम लोग बहुत खुश होते थे कि सही समाजवादी विचारवंत जो समझौता के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे एक भूतपूर्व सांसद आंदोलनकारी बनकर हमारे साथ एक संबल देते हुए हर जगह पहुंचते रहे। जी जी। और कई ऐसी बातें हुई जो बिल्कुल उस आप दोनों के साथ का जो एक निचोड़ है, वह हमारे सामने आता है। कुछ उदाहरणों के साथ, काशीपुर की आपने बात की, कुछ और उदाहरणों को भी दें, और कुछ इससे हम यह समझेंगे कि और किस तरह की उनकी दृष्टि रही, किस तरह की बातें होती थी। उससे हम एक वटवृक्ष वटवृक्ष जैसे व्यक्तित्व की जो उनकी जो अपनी सजगता है, या जो उनका एक समर्पण भाव है समाज के प्रति, उसको और विस्तार से
समझ पाएंगे? कुछ ऐसे उदाहरण या कुछ भी ऐसी बातें जो आपके स्मृति में है, आपके चेतन अवचेतन मन में है? देखिए, किशन जी जो तीसरी लोकसभा के सबसे युवा सांसद रहे, जी। वो अर्थात दलीय राजनीति पर, चुनावी राजनीति पर विश्वास जरूर रखते थे। ऐसे समाजवादियों में है ही विचारधारा कि दलीय राजनीति के सिवाय हम लोग बुनियादी परिवर्तन नहीं ला सकते। लेकिन किशन जी ही नहीं, मैंने मृणालताई गोरे, जीजी पारिक, ऐसे बहुत सारे बहुत ही बुजुर्ग समाजवादियों से सालों तक दलीय राजनीति का अनुभव लेते हुए आखिर में यही बात अधिक सुनी कि मुझे व्यक्तिगत भी जो बताते थे कि मेधा, तुम बिल्कुल आंदोलनकारी ही रहना, जरूरी नहीं है कि पक्षीय राजनीति में, दलीय राजनीति में उतरना पड़े। और मेरे ख्याल से किशन जी भी जो संबलपुर चुनाव क्षेत्र से चुन के आए थे, तो उड़ीसा के एक एक संघर्ष जो आदिवासियों से उनके प्राकृतिक संसाधन बचाने के लिए था और अपना स्वशासन कायम रखने के लिए था, उसी से तो गैर बराबरी मिट सकती थी, उसी से तो विस्थापन रुक सकता था, उसी से तो संसाधनों की लूट और लूटे हुए संसाधनों का विकास के नाम पर विनाश ये खत्म हो सकता था। तो इन संघर्षों के प्रति बहुत ही गहरी भावना किशन जी रखते थे। और जैसे जैसे ये संघर्षों में शामिल होते हुए किशन जी के ध्यान में आया कि ये जन आंदोलन की राजनीति और सशक्त करनी चाहिए, तो उन्होंने एक जन आंदोलनों का राजनीतिक समन्वय या मंच, ऐसे कोई नाम देकर एक मोर्चा बनाना चाहा। और उसके पहले कुछ मीटिंगें सभागृह में जो होती थी वो काफी सशक्त रूप से हुई, और उसमें एक मीटिंग में हमको बुलाया गया था। तो मुझे याद है कि वो पूरा पथ जो किशन जी के द्वारा एक प्रकार से उसका नक्शा उतारा गया था, वो उस सभा में हमारे सामने आया। और बालियापाल का संघर्ष जिसमें लिंगराज भाई और साथी थे, कलाहंडी कोरापुट का संघर्ष, ये तो आगे बढ़ ही रहे थे। याद है कि इस सभागृह में जब उन्होंने वो बातें रखी, तब उसी साथ साथ हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की। और वो अयोध्या की हकीकत और वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण वाली अर्थनीति, ये दोनों स्तंभ एक मानकर तीसरा स्तंभ वैकल्पिक विकास का, ऐसे तिकोनी आधार पर हमारा समन्वय खड़ा होने का हमने निर्णय लिया था। और इसलिए ये जो मंच किशन जी तैयार कर रहे थे, जिसके पहले उन्होंने समाजवादी जन परिषद भी खड़ी की, तो वही समाजवाद को जनवादी तरीके से प्रत्यक्ष संघर्ष में ही नहीं, निर्माण में भी, निर्णय में भी, अपने कार्य में उतारना, ये जो उनका मकसद था वो हमने समझ लिया। और हमको लगा कि भाई जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए एक एक बैठक में फिर किशन जी और हमारी बातें आगे बढ़ती गई, और ये समविचार का अनुभव इतना पक्का हुआ कि किशन जी फिर जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय काफी देश भर की यात्रा करके, और फिर एनरॉन के खिलाफ का एक कड़ा संघर्ष जिसमें हम सब लोग दसों राज्यों के, दसों संगठनों के लोग आकर जेल भुगती थी और बहुत कड़ा संघर्ष किया था, और एनरॉन आखिर हार ही गया। पर उस समय की पूरी जो हमारी एक योजना बनती थी कार्यक्रम की, वो बहुत सशक्त लगी।
और किशन जी को महसूस होते हुए किशन जी हमारे NAPM का, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय का हिस्सा बन गए। मुझे याद है कि समाजवादी जन परिषद के कुछ साथी थोड़े से सवाल खड़े करते थे कि ये दोनों की क्या जरूरत है, जन आंदोलनों की राजनीतिक समन्वय जो किशन जी ने बनाया था उसी को आगे लेके चले। हमारे में कभी भी विवाद नहीं हुआ, वितुष्ट नहीं आया, मन मुटाव भी नहीं आया और हम लोग आगे बढ़ते गए। इसका कारण किशन जी एक दुआ बन के रहे और जो बिल्कुल प्रतिष्ठा जिनके मन में नहीं कभी थी, इगोइज्म नहीं था, ऐसे किशन जी, मुझे याद है एक बार हम लोग उनके पास पर ट्रेन में सफर करते हुए गए तो बहुत ही गहरी चर्चा हमारी हुई थी। ऐसा ही अनुभव इंद्रजीत मुखर्जी के साथ मुझे बंगाल में, जब वो खेत मजदूर यूनियन के कार्यक्रम में कलकत्ता से ट्रेन में बैठकर हम साथ में चले थे, लेके गए थे, तब भी आया था। और ऐसा एक सफर का सफरनामा लिखे, इस प्रकार की गहरी बातचीत उस समय किशन जी के साथ हुई थी। दूसरा अनुभव ये था कि बोलांगीर के लोअर सुकतल बांध के संघर्ष में हम साथ में गए थे। मेरे आंखों के सामने आज वो है, क्योंकि आज उन पर बहुत हमला हो रहा है और वो बहुत धोखे में है। कुछ लोगों ने मुआवजा ले लिया है, पर आधे लोग जिन्होंने नहीं लिया है उनके भी घर तोड़े जा रहे हैं। उड़ीसा में आज पुलिस बल और धन बल का जो उपयोग हो रहा है, उसके सामने किशन जी जैसे की प्रेरणा है, पर किशन जी जैसे का अस्तित्व और सहभाग बहुत अहम रहता। लेकिन उसमें एक विशेष बात हुई थी। मुझे याद है कि हम लोग बोलांगीर में पहुंचे तो लोगों के घेरे में कैसे वैसे हम मंच पर पहुंचे थे और बहुत भीड़ भाड़ में, हजारों की सभा में जो बातें किशन जी ने रखी थी, हम सब ने उनको एक संबल दिया था और एक संघर्ष की जिद व्यक्त की थी। लेकिन उस मुलाकात की एक विशेषता ये थी कि हमने ये तय किया, जब मुझे एक हमारे साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था में जो पढ़े थे, ऐसे एक फादर उस बोलांगीर शहर में थे और उनका जब संपर्क हुआ तब, क्योंकि उस संघर्ष का एक मूल आधार, मूल कारण ये था कि बोलांगीर शहर को पानी चाहिए और इसीलिए ये लोअर सुकतेल बांध का निर्माण जरूरी है, ये सरकार का कहना था और शहर वासियों का भी एक बहुत जोर से उस बांध के पक्ष में आग्रह था। और इसीलिए एक प्रकार से आमने सामने तलवार और भाले बंदूक लेकर नहीं, लेकिन आमने सामने संघर्ष चुनौती बनकर खड़ा था। तो जैसा मैंने ये सुझाया किशन जी को कि किशन जी अपन क्यों ना बोलांगीर के लोगों के साथ बातचीत करें, तो किशन जी तत्काल तैयार हो गए। उन्होंने जरा भी उस पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि किशन जी, उनके तुलना में हम काफी कम उम्र के, कम अनुभव के होते हुए भी एक समविचार से ही नहीं, समता के साथ संवाद करने वाले संवादशील समाजवादी विचारक और नेता थे। और उस बोलांगीर के हाउस, एक हॉल भर के जो मीटिंग हुई थी, मुझे आज भी याद है कि हम बहुत खुश हुए थे कि हम लोग उनको समझा पाए कि भाई किसी को लूट कर, किसी को थोड़ा सा चारा खिलाकर उसका सब कुछ लूट लेना और उसे विकास मानना, ये जो लाभार्थी है उन्होंने भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और बोलांगीर में ऐसे कुछ लोग मिले कि जो उल्टे सवाल करते गए, तो उनको हमको वैकल्पिक विकास की अवधारणा, जल नियोजन का मार्ग, उसकी तकनीक, ये सब समझाने पड़ा। और किशन जी ने थोड़ी व्यापक समाजवादी भूमिका भी वहां रखी। तो एक प्रकार से हमारी पूरकता किशन जी के साथ मुझे उसमें बहुत महसूस हुई थी। और ये भी अच्छा लगा कि किशन जी ने हमारे एक कार्य की रणनीति के बारे के सुझाव को जरा भी धिक्कारा नहीं, नकारा नहीं।
तो उनका एक जो मनस्वी व्यक्तिमत्व था, जिसमें उनके रिश्ते नाते बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ बनते थे, उसका एक प्रतीकात्मक, एक झलकात्मक ये कार्यक्रम था। दूसरी बात यह कि जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की बैठकें में बिल्कुल नियमित रूप से फिर किशन जी आने लगे। उनको वहां चर्चा, विचार, निर्णय और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, ये सब चीजें बहुत ही अच्छी लगी। तब तक समाजवादी जन परिषद भी चल रहा था और कुछ लोग उसमें से NAPM में थे, कुछ लोग नहीं थे। पर किशन जी की यही विशेषता थी कि वो कभी संगठन विरुद्ध संगठन या समन्वय विरुद्ध समन्वय इस प्रकार से कभी पेश नहीं आते थे। और इसका उदाहरण एक नर्मदा आंदोलन के बारे में विशेष मुझे याद है कि कुछ गुजरात में कार्य करने वाले संगठन जो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के थे और उनके साथ समाजवादी जन परिषद के कुछ साथी बिहार के जुड़े हुए थे, पूर्व के अनुभव और रिश्ते नाते के आधार पर। और जैसे हमारी भूमिका बांध पर बुनियादी सवाल खड़े करने की हो गई, पुनर्वास की केवल भीख मांगने की नहीं, ये हमने तय किया। पूरा संवाद करने के बाद तीनों राज्य और केंद्र के एक साथ बैठकर 6 घंटे तक, जबकि उनके पास कोई योजना भी नहीं थी, उनके पास कोई बुनियादी स्टडीज और प्लान्स भी तैयार नहीं थे, तो हम लोगों ने विरोध करने का तय करके तीनों राज्यों में एक साथ किया था। लेकिन ये जो वाहिनी के साथी थे, उनकी भूमिका अलग रही और इसीलिए कुछ बैठकों के बाद उन्होंने सरकार के साथ देने का तय किया और हमारा आंदोलन आगे बढ़ा। तो ये वाहिनी के कुछ बिहार के साथी जो किशन जी से भी जुड़े थे और वाहिनी से भी जुड़े थे, उन्होंने थोड़े सवाल खड़े किए। बाद में वो भी हमारे ही सहयोगी बन गए, आज भी हम उनको सहयोगी मानते हैं बिहार के। लेकिन उस समय उन्होंने जो एक ये किया, सवाल खड़े किए कि ये विकास का विरोध कैसे कर सकते हैं, उससे बहुत नुकसान होगा। हम विकास के लाभों की समतावादी बंटवारे के बारे में बात कर सकते हैं, पर बेसिकली हम लोग बड़े बांध को रोकना गलत है। तो मुझे याद है कि उन्होंने एक पत्र लिखा और बहुत कड़ा, एक जाहिर हमारे सामने सवाल खड़ा किया, पर किशन जी ने उस पर अपने सामयिक वार्ता जो पत्रिका वो चलाते थे, उसमें स्पष्ट रूप से खुद की भूमिका हमारे आंदोलन के पक्ष में रखी। तो किशन जी की ये महत्ता थी, एक विशेषता थी कि अत्यंत विनम्रता के साथ वो पेश आते थे, लेकिन वो समझौता नहीं करते थे। और ये होती है समाजवादी विचारधारा की ताकत, जो मैंने देखा कि किशन जी भी प्रजा समाजवादी पार्टी से उभरे थे। उसके शुरुआत के बुनियाद में उनका ही योगदान था। और मेरे पिताजी जो भी श्रमिक संगठन के ही नेतृत्व में थे, हिंद मजदूर सभा में, वो भी प्रजा समाजवादी पार्टी के ही जनप्रतिनिधि रहे। तो इनका पूरा एक चाल चलन में समान था इनकी, ये मैंने हर बार महसूस करती रही। और इसीलिए किशन जी एक प्रकार से पितृतुल्य भी रहे और फिर भी एक समान समाजवादी साथी जैसे ही पेश आते रहे। विचारों के लेन देन और प्रदीर्घ गहरी चर्चाएं उस समय जो होती थी, मैं कभी नहीं भूल सकती थी। उसमें सिद्धराज ढड्ढा भी रहते थे, ढड्ढा जी के साथ कई बार ठाकुरदास जी बंग जी रहते थे। बहुत सारे लोग जो उस पूरी चर्चा में रहते थे, बंगाल के, बिहार के, हर राज्य के, और करीबन 10 से 15 के बीच राज्यों के ऐसे बुजुर्ग साथी। तो उस समय के जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय में इसीलिए एक तेज तर्रार विचारों का आदान प्रदान होता था। और गांधीवादियों से मार्क्सवादियों तक, कुछ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट भी आया करते थे। ये सभी जन आंदोलनकारी होते हुए
इस समन्वय के बिल्कुल पक्ष में थे और जुड़े हुए थे। और इसीलिए उस समय का जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय का अलग अलग भाषा में चल रही पत्रिकाएं जैसे इन विचारों को एक स्थान और अवकाश देती थी, वैसे ही सामयिक वार्ता भी देती थी। कुछ पन्ने एक प्रकार से सामयिक वार्ता के हमारे लिए रखे गए थे और उसमें जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की और हमारे एक एक आंदोलन की, नर्मदा हो या अन्य हो, बात उठती रहती थी। और किशन जी उसके संपादक थे, साथ साथ राजन जी थे, बाद में योगेंद्र जी जुड़ गए थे, महेश भाई बहुत ही कट्टर सहयोगी रहे थे उस सामयिक वार्ता के प्रकाशन की और प्रचार प्रसार की पूरी प्रक्रिया में। तो ये सभी साथियों का एक समुदाय था जिसमें अफलातून भाई भी थे, वो एक ग्रुप था समाजवादी जन परिषद का। ये सभी को एक उनके विचारों को गूंथना और एक बुनना और उससे आगे फिर रणनीति की सोच उभारना, ये किशन जी के नेतृत्व का विशेष योगदान रहता था। ये मैं भूल नहीं सकती। उसमें मुझे खास याद आती है एक बात, कश्मीर पर हुई चर्चा। हम सब लोग बहुत कंफ्यूज थे कि क्या करे भाई। उस समय भी मुझे अभी सालों का जिक्र करना मुश्किल है, लेकिन वो क्रोनोलॉजी न देखते हुए हम लोग देखे कि कश्मीर में जब जब बीच बीच में एक हिंसा का उभार आता रहा, जिसको कोई आतंकवाद कहते थे, कोई आजादी का आंदोलन कहते थे, लेकिन इसमें निर्णय कैसे हो सकता है। राजा हरि सिंह से लेकर सरदार पटेल जी के मध्यस्थता से लेकर जो प्रक्रिया चली थी कश्मीर को लेकर, उसके बारे में हमको एक बार जरूरी लगा कि हमको बैठना ही पड़ेगा और हम लोगों को एक निर्णय लेना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। आज भी मैं बहुत बहुत दुख महसूस करती हूँ कि हम जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। बीच में हमारी 40 लोगों की टीम गई थी कश्मीर में, बार एसोसिएशन ऑफ श्रीनगर ने बहुत बड़ा स्वागत किया था और यासीन मलिक जैसे उसी समय हाउस अरेस्ट से छूट के आए थे, तो उन्होंने व्यक्त किया था, की थी उनकी अपेक्षा कि मेधा जी आप राजघाट पे बैठ जाइए, आप लोग कहिए बस अब इनफ इज इनफ, तो सब लोग वहां आएंगे। और यासीन जी इतनी आसान बात नहीं है, और उनको तो आतंकवादी मिलिटेंट माना गया था, लेकिन उनका कहना था कि हमें मिलिटेंसी चाहिए, ऐसी हमारी भूमिका नहीं है। हमें जो चाहिए वो स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, और उसके तहत हमको हमारी जो दिशा और हमारे जो सपने हैं, हमें जम्मू कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको हासिल करके दिखाना है। तो मैं फिर वापस जाकर इतनी कहूँगी कि उस कश्मीर की चर्चा में, जिस पर बहुत लेखन भी किशन जी ने किया है, उसमें रेफरेंडम, जनमत कौल, ये ही एक रास्ता हो सकता है। ये आग्रह के साथ किसने रखा होगा, तो किशन जी ने। और आखिर में हम सब लोग उसी को मानकर उस चर्चा को समाप्त किए थे। तो जब मैं अभी उसके कई सालों बाद किशन जी के चले जाने के बाद कश्मीर गई, तब भी मुझे महसूस हुआ कि बस वही रास्ता सही था जो किशन जी ने बताया था। और ये एक विशेषता समाजवादियों के उस समय से थी, जो मैंने मेरे पिताजी में भी देखी थी और बहुत सारे समाजवादियों में देखी थी, मृणालताई गोरे जैसे जो ज्यादा संपर्क में थे, कि उनका आग्रह हर बार जनतांत्रिक, सत्याग्रही और अहिंसक पथ अपनाने का ही रहता था। गांधी जी के को गुरु मानने वाले ही समाजवादी थे। भले राम मनोहर लोहिया जी थोड़े अलग हो गए और गांधी जी से थोड़े अलग विचार कार्यक्रम आंकने में उनके हुए, कांग्रेस से भी निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने का उनका जो योजना बनी थी, जो प्लान बना था, वो भी उसी दृष्टि से बना था, क्योंकि उनको अधिक सक्रियता, अधिक संघर्षशीलता की जरूरत लगती थी। लेकिन वो भी गांधी जी को गुरु मानते थे। तो इसीलिए समाजवादियों का ये पूरा उस समय का जत्था
सत्य अहिंसा सत्याग्रह के मार्ग ही ढूंढता था। वो चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी समस्या हो, उसको सुलझाने का एक आत्मविश्वास रखते थे। और ऐसे में किशन जी पटनायक जैसे कि एक पूरी सोच जिसमें कभी भी दुविधा नहीं दिखती थी, वो बहुत ही प्रभावकारी महसूस होती थी हमारे जैसे सभी आंदोलनकारियों। जी। और जिस तरह से तमाम आंदोलनों के साथ एक संपर्क सूत्र के रूप में किशन पटनायक काम करते रहे, वह भी उनका एक बड़ा योगदान है, जिनमें से कुछ एक की चर्चा आप कर ही रही हैं। चाहे कर्नाटक रैयत संघ हो, दलित संघर्ष समिति, या जिनसे आप जुड़ी रही नर्मदा बचाओ आंदोलन, आजादी बचाओ, भारत जन आंदोलन, असम आंदोलन, एनरॉन विरोधी जो आंदोलन जिसकी चर्चा आपने की, तवा बांध विस्थापित आदिवासी आंदोलन, गंध मार्दन आंदोलन, और शुरुआत में भी आपने काशीपुर आंदोलन की बात की। तो यह लगता तो हमें आसान है कि हम तमाम आंदोलनों को एक साथ लेकर चले, किसी एक जगह पर सबको मिले जुले, एक दूसरे की सहमतियों असहमतियों को लेते हुए आगे बढ़े। अपने ही संगठन में भी कई बार तनाव आते हैं, कई बार विरोध के स्वर उठते हैं, दूसरों को लेकर कई तरह की शंकाएं होती हैं। तो इन सब के साथ सकारात्मक रूप से डील करने का काम किशन पटनायक जी करते रहे। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो उनकी ये विशेषता थी। जी जी। जैसे कि तो देखिए, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों का विरोध समाजवादियों में था। दलीय राजनीतिक भूमिका उनकी वो रहती थी, क्योंकि उनको न स्टैटिस्ट बनना था, न सेंट्रिस्ट बनकर कॉम्प्रोमाइजेस करने थे, समझौते करने थे। लेकिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ी और ये बात समझ में आई कि ये लेफ्ट टू सेंटर, ये जो दायरा है पार्टियों का भी और संघर्षों का, संगठनों का भी, इनको एकत्रित आने बिना जो देश में बर्बादी लाने वाली अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और वैश्वीकरण उदारीकरणवादी आगे बढ़ रही थी, उस पर रोक नहीं लग सकती है। और किशन जी के मन में अर्थात ये भी भावना थी कि जाति और धर्मांधता को आगे बढ़ाने वाले, जो कि जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिर अपना अवकाश उन्होंने बढ़वा लिया, और आज जो हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, वो सब उसका नतीजा है। तो किशन जी को वो खतरा सामने होते हुए एक चुनौती जैसा देखकर ये समन्वय भी दलीय राजनीति में भी बहुत महत्व का लगने लगा, और इसीलिए वो धीरे धीरे कट्टर कांग्रेस विरोधी और कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी ऐसी भूमिका न लेते हुए समाजवाद की व्यापक परिभाषा को ज्यादा मानते और चाहते रहे। और ऐसे मैंने जीजी पारिक जी में भी आज देख रही हूँ, समाजवादी समागम की एक परिभाषा, एक संकल्पना सामने रखते हुए उन्होंने भी कुछ प्रयास किए अभी के कुछ सालों में कि हम लोग बहुत अधिक संख्या में और अधिक बलपूर्वक समन्वय तभी बनाएंगे जब हम समाजवाद की व्यापक परिभाषा के तहत सबके विचारों को एकत्रित लाएंगे। तो मुझे लगता है कि किशन जी ने भी उसकी शुरुआत की थी। आज कुछ समाजवादी विचारक आज भी कांग्रेस और कम्युनिस्टों का कट्टर विरोध करते हैं, पर मुझे याद आती है बात किशन जी की, जो चर्चा में धीरे धीरे ये व्यक्त करते रहे कि हम लोगों को उसी पहले के पर्व के अनुसार नहीं चलना चाहिए, अब हम लोगों को अधिक सामन्वयिक दिशा लेनी जरूरी है। तो आज अगर किशन जी होते तो निश्चित उत्तर प्रदेश में भी सभी दलों को एकत्रित लाकर एक ही कैंडिडेट एक ही चुनाव क्षेत्र में सब मिलकर खड़ा करे, ये कहते और जीतते भी। तो ये दलीय राजनीति में भी एक प्रकार से
आंदोलनकारी नई दिशा देने की बात किशन जी की खासियत थी, और बहुत ही शांत पूर्णता से, पर ऐसे नए रणनीतिक एक चिंगारियां छोड़ना और उससे एक दिल दिमाग में आग जलाना, ये किशन जी के संवाद से हम लोगों को मिलता रहता था। एक और बात है कि किशन जी ने जब ये वैश्वीकरणवादी उदारीकरणवादी कहते रहे कि देर इज नो अल्टरनेटिव, टीना टीना टीना, तब किशन जी ने विकल्पहीन नहीं है दुनिया, ये जो किताब लिखी, वो उनको बहुत ही महत्व का मुद्दा लगा था। और हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय में जो त्रिखंबीय एक विचारधारा को लेकर समन्वय बना था, उसमें ये खंबा हम लोग भी बहुत महत्व का मानते थे कि वैकल्पिक विकास की अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए और उस पर विश्वास होना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में विकल्प क्या है, और वो विकल्प मतलब अत्याधुनिक ही होगा, पर वो पूर्व के अनुभव, पूर्व के तत्वज्ञान, महात्मा गांधी जी के हो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हो, या और पेरियार और बाबा साहब के संविधानिक चौखट के, ये सब को एकत्रित लाकर हम लोगों को गूंथना और समाज के सामने रखना जरूरी है। हम लोग तो उस पर लेखन तो कम ही कर पाते हैं, पर आवाज उठाते रहते हैं। उसका मुद्दा यही होता है कि विकल्प है और वैकल्पिक रास्ता ही अपनाना पड़ेगा अगर हम लोगों को समता और न्याय हासिल करना है। प्रकृति, समाज और संसाधन तीनों को बचाना है, विभाजन से, विषमता से और विनाश से। तो ये बात पूरी उनके भी किताब में पूरी झलकने लगी, तो लोगों को एक बहुत बड़ा आधार मिला बोलने के लिए। और वैसे ही दलितों के बारे में आपने जो कहा कि दलित संघर्ष समिति से किशन जी का जुड़ाव, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था, क्योंकि दलित संघर्ष समिति ने भूमिहीनता को अगर मिटाना है तो हम लोगों को जमीन हक लेना ही चाहिए, और उसके लिए एक प्रकार से सत्याग्रही आंदोलन के सिवाय रास्ता नहीं है। ये दलित संघर्ष समिति के संघर्ष से ही सामने आई हुई बात थी। महाराष्ट्र में जबरन जोत आंदोलन वैसा ही आदिवासियों का चला था। किशन जी इस प्रकार के जमीन हक को दलितों का दलितत्व मिटाने की दृष्टि से, जाति निर्मूलन की तरफ बढ़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते थे, और इसीलिए उनको भारत शूद्रों का होगा, ये कितना एक प्रकार से पर्टिनेंट, महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण ऐसा टाइटल उनकी किताब का है, ये केवल पढ़कर भी लोग समझ सकेंगे। तो किशन जी की इसलिए एक परिवर्तनवादी ताकत, उनके एक बहुत ही व्यापक परिवर्तन की सोच और उस तरफ जाने के मार्ग, ये दोनों के एक एकत्रित लाने से दिखाई देती थी, प्रदर्शित होती थी। जी, और जो बात आप कह रही हैं कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया, या भारत शूद्रों का होगा, या किसान आंदोलन पर जो उनकी किताब है, या राजनीति की दशा और दृष्टि को एक लेकर भी जो दृष्टि, सोचते हैं, जी, तो इससे एक भरा पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर आता है, जो लिख भी रहा है, संपादन भी कर रहा है, और पूरा एक नेटवर्क भी बना रहा है, जन समन्वय भी खड़ा कर रहा है, और उसकी भी कोर भूमिका में स्वयं को रख रहा है। और यह सब तब कर रहा है जब वह स्वयं समाजवादियों के बीच के उस भटकाव को भी समझ रहा है। यह कितनी बड़ी बात, इसे आप मानती हैं मेधा जी, जब अपने ही भाई बंधुओं के बीच वह देख रहे हैं कि कई लोग सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं, सुविधाओं की ओर जा रहे हैं, ऐसे में जिसकी आपने चर्चा की, तीसरी लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद, जो बाद में बहुत ही
सामान्य तरीके से अपना जीवन जीते हैं, पेंशन नहीं लेते, और फिर लोगों के समझाने पर खैर वो बाद में लेना शुरू करते हैं। लेकिन जिनका विचार है कि सीमित साधन हो और असीमित विचार हो, वे आंदोलनों के पीछे जो विचार का जो आधार स्तंभ है उसको भी बहुत बखूबी खड़ा कर रहे थे। इससे रचनात्मक स्तर पर भी और बुद्धिजीवियों के बीच भी या शब्दों के माध्यम से भी लगातार हर स्तर पर वह लोगों को जोड़ भी रहे थे। और जहां कमियां थी, कई आंदोलनकारी हम जानते हैं कि उस तरह से बहुत संदर्भों के साथ या बहुत शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ हमारे बीच नहीं होते हैं, तो उनको भी शिक्षित और प्रशिक्षित करने का काम कर रहे थे। तो इस रूप में कैसे उनके योगदान को देखती है, जहां कई स्तर हैं एक व्यक्ति के, वो धरती पर भी है, लोगों के बीच भी है, तमाम तरह का लेखन भी कर रहा है, विकल्पों को सुझा रहा है, और यह सब देशजता के साथ कर रहा है, अपने ही भावबोध को ला रहा है, उसमें उधारी को वह अलग कर रहा है। बाहर के जो उधार के विचार है उनको भी बहुत ही शिद्दत के साथ कृष्ण पटनायक दरकिनार भी करते हैं। तो इस पर कुछ कहें। नहीं, वही है कि आज जो मूल्यहीनता राजनीति में आई है उसका एक हिस्सा है जीवन प्रणाली जी। और किशन जी उनमें से ही थे। समाजवादियों के बीच भी जो अलग अलग वर्ग हैं उसमें उस वर्ग से ही थे कि जो बहुत ही सादगी भरे जीवन जीते थे। और वाणी जी कल शायद ज्यादा अपने अनुभव बांटेगी इसी मालिका में। पर हम भी देखा कि किशन जी को कभी भी केवल परिवार में गूंथे रहना ये मंजूर हो ही नहीं सकता था, इसलिए उनका परिवार बहुत व्यापक था, बड़ा था, और वो निश्चित स्त्रियों का सम्मान, वाणी जी का आदर भाव, ये सब रखते हुए भी वो पूरे खोए हुए थे इस व्यापक विचारधारा में भी और व्यापक परिवार जनों के बीच भी। और इसीलिए वो सतत कार्यरत रहते थे। वो अगर कभी भी थके हुए हमको दिखे ही नहीं। बहुत ही आखिरी थोड़े से हिस्से में थोड़े वो अधिक शांत बन गए थे, लेकिन उनकी एक जो ऊर्जा थी वो दलीय राजनीति से लेकर समाज तक सब क्षेत्रों में, सब स्तर पर परिवर्तन लाने की थी। और इसीलिए उनको जो जो क्षेत्र इसमें योगदान दे सकता है, परिवर्तनवादी पथ पर मार्गक्रमण करते हुए, उस सब क्षेत्रों की उनको एक प्रकार की एक आकर्षण था। और उसका उपयोग करना अलग अलग माध्यमों का, जो माध्यम आज के माध्यमों के जैसे नहीं, जो लेन देन वाले और बाजारवादी नहीं, जो सरकार की गुलामी करने वाले नहीं, पर स्वतंत्र अपना स्थान रखने वाले, ऐसे प्रिंट मीडिया में भी आंदोलनों के मुखपत्र एक अपना अलग सा स्थान रखते थे। तो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण से लेकर शिविरों से, अपने मुखपत्र से, ये अलग अलग प्रकार का कार्य भी किशन जी का योगदान से ही चलता था। और इसलिए किशन जी का एक लेखनी कलम इतना सुंदर, स्पष्ट, और वो भी कब लिखते थे समझ में नहीं आएगा, इतने वो पूरे कार्य में व्यस्तता के बावजूद इतना गहरा लेखन करते थे। मुझे पता है कि उनके समाजवादी जन परिषद के अन्य साथी भी, जैसे योगेंद्र जी, आज भी बहुत कुछ लिखते हैं। हम संयुक्त किसान मोर्चा में रहते हैं, हम कई आंदोलनों में रहते हैं, पर हमारा लेखन बहुत कम होता है। पर ऐसे जो एक परंपरा थी समाजवादियों की, उसमें एक किशन जी का एक अहम उदाहरण मार्गदर्शक के रूप में, तत्वज्ञ के रूप में हम लोगों को स्वीकारना जरूरी लगता था और आज भी लगता है। और किशन जी की खासियत यही थी कि वो खुद से ऊपर उठे हुए थे। जब तक ये नहीं होता है कि अपनी जिंदगी से अपन ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। और आंदोलन मतलब समाज को और खुद को भी झकझोरने वाला कार्य होता है, वो कार्य हम नहीं अपना सकते हैं। और इसलिए किशन जी की विशेषता समाजवादियों के बीच भी ऐसी उभर कर एक ताकत दिखाते थे। ये सर्वांगी व्यक्तिमत्व
किशन जी का सबसे अधिक प्रभाव लाने वाला व्यक्तिमत्व था। और इसलिए हम लोगों को तो आज भी जन आंदोलनों के समन्वय में संयुक्त किसान मोर्चा अब 550 संगठनों का एक समन्वय बना और बहुत 13 महीनों तक टिका भी, ये भी एक विशेष बात थी। जी पर किशन जी जैसे कोई होते तो ये समन्वय और व्यापक विचारधारा की तरफ शायद ले जाते, क्योंकि हम लोगों को बहुत लगता रहा कि भाई जैविक खेती, महिला किसान, खेत मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, सबको संयुक्त किसान मोर्चा में एक बढ़ता हुआ स्थान मिलना चाहिए, ताकि ये मोर्चा 550 संगठनों का है, लेकिन उसमें इन समुदायों को भी किसानी में सम्मिलित करते हुए एक स्थान, सम्मान, अवकाश और उनके समस्याओं को भी संयुक्त किसान मोर्चा के एजेंडा पर एक विशेष स्थान ये मिल सकेगा। आज भी हमको लगता है कि आगे की दिशा वही होनी चाहिए। हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने यही तय किया है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के साथी बने रहेंगे, पर हमारी नजर खेत मजदूरों पर, पशुपालकों पर, मछुआरों पर, वनोपज पर जीने वाले आदिवासियों पर रहेगी। तो किशन जी के वो हर वक्तव्य में ही नहीं, पर हर रणनीति की बुनावट में ये स्पष्ट चित्र आता था, क्योंकि ये जो लोहिया को भी मानने वाले समाजवादी हरिजन जैसे मानकर दलितों को नहीं देखते थे, पर जाति का अस्तित्व नकारते नहीं थे, और जातिवादी संरचना में किस प्रकार से जो सबसे अधिक वंचित, पीड़ित, शोषित रहे हैं, उन सभी को एकत्रित लाकर परिवर्तन का लाभ उनको सर्वप्रथम मिले, इस प्रकार से हमारी आगे की क्रमणा हो चाहिए, ये स्पष्ट रूप से चर्चा में लाते थे हम लोग। और किशन जी उसमें बिल्कुल हमारे समविचारी थे। आज अगर होते तो संयुक्त किसान मोर्चा या अग्निपथ विरोधी यानी बेरोजगारी विरोधी युवाओं का आंदोलन, या 29 कानून वापस लिए इसके लिए चल रहा 4 कमजोर कानूनों के विरोध का श्रमिकों का आंदोलन, या आज भी कंपनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह निर्माण, खेती भी एक न एक प्रकार से 3 कानून वापसी के बावजूद चल ही रहा है, बढ़ ही रहा है, तो उसके खिलाफत ये सभी में किशन जी निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रभावी रणनीति सबको साथ लेकर क्या होनी चाहिए, निजीकरण विरोधी, पूंजीवाद विरोधी और वैकल्पिक विकास, बहुत ही स्वावलंबी छोटी इकाई के तहत आत्मनिर्भरता लाने वाला, इसके इन सब आधारों पर निश्चित एक रणनीति ही नहीं, कार्यक्रम सामने रखते, ये उनकी जब जब याद आती है तब मुझे तो महसूस होता है, और आज भी वो यादें मन भर हो गई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया, और आज वही प्रेरणा लेकर हम लोगों को उसी दिशा में बढ़ना चाहिए। श्रीलंका जैसे एक आध देश में ऐसी जनता उठ खड़ी होती है और वो अपेक्षित नहीं इस प्रकार से एक हादसा देती है सत्ता की एक प्रकार की लुटेरू बुनियाद को, तो भारत में भी ऐसे ही दिशा में हम लोग ढकेले जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल बंद करना, झूठे आरोप लगाना, जनतंत्र के एक एक संस्था को धीमक लग गई है उस प्रकार से उसका बर्ताव होना, बुलडोजर का कोर्ट बनाना और ईडी जैसे को हथियार बनाना, ये सब जो हो रहा है, और दूसरी बाजू जाति, सांप्रदायिकता, धर्मांधता की हिंसा को बढ़ाते हुए वोट बैंक और नोट बैंक सुरक्षित करना, ये सब के सामने एक चुनौती बनकर हमको खड़ा रहने की जरूरत है, और हमारे सामने भी चुनौतियां बहुत सारी खड़ी है। तो किशन जी का आज यहाँ होना बेहद जरूरी था, वही सही आंदोलन जीवी थे, पर आज वो नहीं है, तो उनके विचारों को पढ़ना, समझना और उन्हीं के साथ के हर प्रकार के अनुभवों को आगे ले जाना, ये हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है।
जी, बिल्कुल। और एक प्रश्न जब हमने बात की थी किशन पटनायक जी की पुस्तक की, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, उसमें कई तरह की बातें तो किशन जी सुझाते ही हैं, कई विकल्प भी बतलाते हैं। उसी संदर्भ में आपसे हमारे एक मित्र हैं किरण कुमार मोदक जी, वह एक सवाल रख रहे हैं कि मैडम वह वैकल्पिक वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? इसके बारे में अपने उद्बोधन में उदाहरण स्वरूप कुछ कहें, तो हमारी विचार प्रक्रिया को भी गति मिल पाएगी। आपका वो इस पर आपके अपने मत आज की तारीख में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? आज तो ये बात साफ है कि प्रकृति से जो खिलवाड़ हो गई है, उसके कारण एक नहीं कई प्रकार के वायरसेस घुसे हैं। पर सबसे बड़ा वायरस है पूंजी का, बाजार का, जो ही प्रकृति से खिलवाड़ करने के लिए सत्ताधीशों को अपनी वोट बैंक बनाते बनाते एक प्रकार से धक्का देता है, आधार बनता है। और ये इससे जो मौत हो रही है वो कोरोना से तो मनुष्यों की, इंसानों की, पर इससे जो खत्म हो रही है, जो आघात हो रहा है, वो पूरी अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि प्रकृति निर्भर समाजों पर ऐसा हमला कि जिससे वो बेरोजगार या अर्ध रोजगार बन गए हैं। अभी जंगल को भी देने की बात चल रही है कि केंद्र दे सकता है जंगल दिल्ली में बैठकर, और ग्राम सभा की मंजूरी उसके बाद लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ देना। ये कितनी भयानक बात है। वैसे ही श्रमिकों का रोजगार जो औद्योगिकरण को रोजगार के नाम पर बढ़ावा देते देते बढ़ रहा था, ऐसा चित्र था। आज लॉकडाउन के चलते ही नहीं केवल, तो मुनाफाखोरी के चलते हुए रोजगार मूलक तकनीक पर उद्योग चले, ये अभी किसी के विचार में नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है सत्ताधीशों का की सोच। और इसीलिए हम लोग संविधान की अनुच्छेद 43 में लिखी हुई कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो, या थोड़ा आगे बढ़कर माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स की बात हो, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग सही में रोजगार मूलक औद्योगिकरण अपना सके। और उसी के तहत श्रमिक और मालिकों का रिश्ता क्या होना चाहिए, श्रमिकों के अधिकार क्या होने चाहिए, वो सब स्पष्ट करने वाले जो कानून आजादी आंदोलन से 44 बने, उसमें से 29 कानूनों को खत्म करना, बिल्कुल नामंजूर करना और उसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। पर किसानों ने जितनी अपनी एकत्रित ताकत दिखाई, उतनी शायद औद्योगिक श्रमिक नहीं दिखा पा रहे हैं। वो अपने अपने जगह पे संघर्ष कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल भी बनी हुई है, लेकिन वो समन्वय किसानों के जैसा ही रास्ते पर उतर आना और उससे ही प्रभाव दबाव डालना, ये हमें बहुत महत्व की बात लगती है। और अगर हम लोगों को प्राकृतिक संसाधन बचाकर ये सब करना है, तो जीवन प्रणाली भी बहुत महत्व का मुद्दा है। अगर हम लोग सादगी भरी जीवन प्रणाली से नहीं जी सकते हैं, हम लोगों के कार्यालय भी ग्रामीण क्षेत्र में, हम लोगों के कार्यालय की एक एक चीज गांव के लोगों ने दी हुई है, पर जब मैं कभी शहर में आती हूँ कार्य करने के लिए, तब जो देखती हूँ इर्द गिर्द में हाई राइज बिल्डिंग से लेकर ये अपने परिवार में भी, तो बहुत ही दर्द होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो गैर बराबरी है, समाजवाद का बड़ा लक्ष्य गैर बराबरी होता आया है। और लोहिया जी से लेकर हर समाजवादी किशन जी तक इस गैर बराबरी को मिटाने के लिए ही हर बार बहुत ही आक्रोशित रहे हैं। आज भी उस लक्ष्य को बनाकर हम लोगों ने सही वेल्थ टैक्स लगा दो, और एक प्रकार से जैसे पहले राजाओं के संस्थानों को सरदार पटेल जी को खींच के लेना पड़ा था, वैसे आज के जो औद्योगिक संस्थान हैं अंबानी अडानी जैसे के, उनको भी देश के सामाजिक सार्वजनिक तिजोरी में डालना और उससे आम जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी करना, ये रास्ता अपनाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं शिक्षा में, केजी से पीजी तक
मुफ्त होना संभव है अगर हम 1% पॉपुलेशन, सबसे ऊंचा स्तर हमारे समाज का, जो हजार हजार करोड़ रुपए दिन के कमाने वाले उद्योगपतियों के जैसे का बना हुआ है, और उनके हाथ में 58% संपदा है, 57% आय है, तो फिर ये सब पर बहुत कड़ा टैक्स लगाना और उनकी संपत्ति को जब्त भी करना और उससे शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त में सभी जनता के लिए उपलब्ध करना, ऐसे कई कदम उठा सकते हैं हम। वैकल्पिक नियोजन में जल का नियोजन बड़े बांधों से बड़े नदियों को बर्बाद करके, जैसे नर्मदा आज बर्बाद हुई है, वैसा न हो, विकेंद्रित जल नियोजन हो, उसमें जंगल जल जमीन जंगल तीनों संसाधनों का विचार करें। खनिज को अभी दोहन अगर करना है तो उसके ऊपर जन्मों से पीढ़ियों से बैठे हुए आदिवासियों को हटाकर विध्वंस उनका करके नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा मानना है। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र की तकनीक क्या हो, शिक्षा पद्धति से लेकर स्वास्थ्य पर उपचार पद्धति, और हर क्षेत्र में विषमता कैसे मर मिट जाए, समता और न्यायकारी पद्धति क्या हो, और हर क्षेत्र के निर्णय प्रक्रिया में संविधान के आधार पर कानून बनाना या बदलना हो, उसके विरुद्ध दिशा में नहीं, ये भूमिका भी हमारे विकास की सोच में जरूरी है। हमारा विकास मतलब बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाना और बिल्डिंग बनाने वाले निर्माण मजदूरों को रात को सोने के लिए भी जगह नहीं देना, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि समाजवादी विचारधारा जिसके तहत समता और न्याय जैसे मूल्य भी शामिल है, उसको ही अपने नजर के सामने रखकर हम लोगों को विकास नियोजन की प्रक्रिया भी पूर्णतः विकेंद्रीकरण के आधार पर करनी चाहिए। इसी के आधार पर ग्राम एक इकाई बनेगी, पंचक्रोशी दूसरी इकाई बनेगी, और उसके आगे जाना है तो भी जन सहमत हर एक स्तर पर लेते लेते ही आगे बढ़ेंगे, तो ही कुछ बचेगा इस देश में। और सबसे अधिक हर नागरिक को जो जीने का अधिकार है उसके तहत वो खुशी से पर कम संसाधनों से जी पाए, इस प्रकार का एक परिवेश निर्माण करने में हम लोग सफल होंगे। और इसके लिए जरूरी है हमारा नागरिकत्व और हमारी नागरिक होते हुए की भूमिका क्या है। अधिवक्ता हो, साहित्यिक हो, लेखक हो, विचारक हो, या खेत मजदूर या कारखाना मजदूर, युवा विद्यार्थी भी, हर एक का अपना योगदान हो सकता है, पर उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वो जन आंदोलनों से मिलती है। ये हमने किसान आंदोलन में, नर्मदा आंदोलन में हर प्रकार से देखा है। आज चुनौती है, हम जब विकल्प की बात करेंगे तो आज के विकास की अवधारणा को चुनौती देनी पड़ेगी, आज के पूंजी और बाजार के आक्रमण के सामने खड़े होना पड़ेगा। जब हम ये करते हैं तब आज हमारे नर्मदा आंदोलन पर हो रहा है उस प्रकार का हमला होता है, और वो भुगतना पड़ेगा जरूर। वो झूठे आरोप लगाएंगे, हमारे ऊपर ही कहेंगे कि हमने पैसे की बर्बादी की है, या हमारे ऑडिट और अकाउंट्स न देखते हुए वो कहेंगे कि आप एक जनता को फंसा कर चंदा ले रही है, वगैरह वगैरह जो आज हो रहा है। उसका जवाब देते देते हमको वो थकाना चाहते हैं। जब तक जवाब साबित नहीं होता है तब तक ही पूरे प्रचार प्रसार के बदनाम करना चाहते हैं। तो ये सब भुगत कर भी हम लोगों को अपने वैकल्पिक नजरिए को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर मोड़ पर, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के सिवाय रास्ता नहीं है। और उसकी शुरुआत बच्चों से, युवाओं से होनी चाहिए, न केवल बुजुर्गों से। पर किशन जी जैसे बुजुर्ग हर दम अंत तक युवा ही रहे, और उनकी वो प्रेरणा भी हमारे लिए निश्चित रूप से एक आत्मविश्वास और बल देगी जरूर। जी, और वे इसलिए भी युवा बने रहे मेधा जी कि वे हृदय से एक बिल्कुल सच्चे व्यक्ति थे। और जो आप बात कह रही हैं कि उनका अपना व्यवहार, उनका उनकी अपनी जीवन शैली ऐसी थी कि सभी लोग उनसे जुड़ जाते थे, सभी लोगों को साथ लेकर चलते थे। और जो बात आपने भी की और तमाम वक्ताओं ने भी की पीछे की कड़ियों में, कि कैसे हम सुविधा के विरोधी नहीं हैं,
मगर सीमित सुविधा मिले और उसका एक न्याय संगत वितरण हो, अधिक से अधिक लोगों तक वह सुविधा जाए, और वह तभी जाएगी जब कहीं ना कहीं उसमें एक सीमित करने की कुछ बातें होंगी, वैसे कुछ प्रावधान होंगे, और हर व्यक्ति जो हाशिए का है, जो वंचित है, जो बिल्कुल गरिमाहीन जीवन जी रहा है, कम से कम हर व्यक्ति, इस देश का हर नागरिक गरिमामय जीवन जिए, इसके लिए जरूरी है कि सुविधाओं का एक सीमित वितरण हो, तभी उसका एक बड़ा फैलाव हो सकता है, लोगों तक गरिमामय जीवन की पहुंच हो सकती है। और ऐसे कई उदाहरण कुछ देशों से भी कृष्ण पटनायक जी अपनी पुस्तकों में देते हैं। एक बात और जिसका शायद आपने भी अनुभव किया ही होगा कि वे अमूमन मुकदमेबाजी आदि से बचते थे। उन्हें लगता था कि हमें इतने सारे काम करने हैं और इतनी राहों पर चलना है कि इसमें कई बार अगर हमारे विपक्ष में फैसले आए तो हमें कुछ दिक्कत हो सकती है, हमारे आंदोलन में कुछ रुकावट आ सकती है। इस पर कुछ कहेंगी क्या? फिर भी यह उन्होंने जब बहुत बड़े पैमाने पर कुपोषण से मृत्यु हुए थे उड़ीसा में, तब उन्होंने पिटीशन दाखिल की थी। पर न्यायपालिका की भूमिका, न्यायपालिका की वैचारिक भूमिका और किसके पक्षधर रहेगी न्यायपालिका, ये कैसे बदलता रहा है, ये किशन जी जाने के बाद तो और गंभीर रूप से हमारे सामने आया है। आज ही हिमांशु कुमार जैसे को, जिन्होंने बस्तर के आदिवासियों की हत्या के बारे में पिटीशन लगाई थी, उस पर उन्हीं को दोषारोप दिया है, तीस्ता सेटलवाड को भी दोषी माना है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे नर्मदा आंदोलन में हमने कोर्ट से भी बहुत कुछ पाया है, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ बहुत ही अच्छे जजेस, जिनमें एक पटनायक ही थे, ऐसे भी हमको मिले हैं। लेकिन हम देखते रहे कि कोर्ट में भी आज के सत्ताधीश जब वो हमारे प्रतिवादी होते हैं, तब वो झूठे आंकड़े, झूठे शपथ पत्र डालते हैं, और कोर्ट गहराई से उतरकर जांच करने के पक्ष में नहीं रहते हैं। और इसीलिए बहुत सारे निर्णय या तो ईच बीच के आते हैं, या तो पक्षधर होते हैं, पूंजी जो लगाते हैं विकास के नाम पर या और राजनीति में, उनके पक्ष में जाते हैं। तो इसीलिए आज राजनीति में भी जो लेन देन का खेल चलता है, उसके बारे में हो या आदिवासी दलित किसानों के मुद्दों पर हो, कोर्ट से अपेक्षा केवल करके नहीं चलेगा। यह बहुत से लोगों को ध्यान में आ रहा है, और इसीलिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में जो कोर्ट को कहा था कि हमें न्यायपालिका से नहीं, हमें राजनीतिक निर्णय चाहिए, न्यायिक नहीं। और भगत सिंह ने भी कहा था कि मैं कोई भी कोर्ट से अपेक्षा नहीं करता हूँ। अपने पिताजी को भी कोई याचिका लगाने नहीं दी थी उन्होंने। तो ये बात मेरे ख्याल से कि किशन जी को एक दृष्टा के रूप में आगे कौन सी दिशा ले रही है न्यायपालिका एक जनतंत्र का स्तंभ होते हुए, ये दिखाई दे रहा था। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे, एक तो दलीय राजनीति से भी जन आंदोलनों की राजनीति सशक्त करनी चाहिए, ये सर्व क्षेत्रों की समस्याएं और उस पर सुलझाव एक परिपूर्ण विकल्प के रूप में रखना चाहिए, समाज के सामने, खुद के सामने भी, और हमारे कार्यकर्ताओं का कैडर उस पर बनना चाहिए, प्रशिक्षित, प्रबोधित होकर, ये भी। और अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह, इसके ही आधार पर चलना चाहिए। तो जनशक्ति ही हमारा मुख्य आधार रहेगा, हमारे हथियार अहिंसक ही रहेंगे, पर हम लोग एक बुनियादी परिवर्तन के ख्वाब को, सपने को एक आत्मविश्वास के साथ हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये सब बातें किशन जी ने सबके सामने अपनी जिंदगी भर रखी, पार्लियामेंट में भी अच्छी लड़त दी, और रास्ते पर की लड़त को भी एक बुनियादी आधार माना। मुझे लगता है कि मैं अभी यहाँ रुकती हूँ, जितनी बातें रख सकती हैं वो रखी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मेधा जी, आप समय निकाली और इतनी विस्तार से कई बातें आपने बतलाई, और किशन जी जैसे व्यक्तित्व के साथ के अपने कुछ
निजी और सामाजिक प्रसंगों को हमसे साझा किया और उनके योगदान पर बात हुई, उनकी दृष्टि कितनी पक्की रही, इन सब पर चर्चा हुई। और एक जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल वह जो है आपके माध्यम से हमारे साथियों तक पहुंचा कि कैसे रचनात्मक कार्य पूरी जो अपना जो पूरी अपनी जो सूक्ष्म दृष्टि है, जो समर्पित व्यक्तित्व है, उन सब के साथ चलना है, और जो एक आग्रह है समाज में समता को लेकर और सभी को साथ लेकर चलने का, प्रकृति की बात, पारिस्थितिकी की बात, इन सब पर किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ बातें हुई। चाहे आपने बात तो कम ही देर की हुई थी, लेकिन एक अच्छी बातचीत हो गई और कई ऐसे संदर्भ आ गए जिनकी ओर सुनने वालों का ध्यान गया होगा, और निश्चय ही सभी लोग इस रचनात्मक योगदान को समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।